हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रकार उसका पहला टॉपिक पोषण का ऑब्जेक्टिव कराने जा रही हूँ। इस चैप्टर का मैंने डिटेल आप लोग को पढ़ा दिया है। पढ़ा करके मैंने आप लोग को वीडियो भी दे दिया है और PDF भी मैंने डाल दिया है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पोषण। जैव प्रकार में हमारा पहला टॉपिक क्या है? पोषण। तो पोषण है बच्चों दोनों ऐसा है, पौधे में पोषण है, जंतु में पोषण। तो अब जब हम पौधों में पोषण पढ़ेंगे तो पौधों में जब हम पोषण पढ़ेंगे तो हम वहाँ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। तो उसका वीडियो मैंने बना करके आप लोग को डाल दिया है। अब दूसरा हमारा क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया जंतु में पोषण, यानी कि जंतु में जब हम पोषण की बात करेंगे तो मनुष्य का पाचन तंत्र का हम डिटेल पढ़ेंगे। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का मैंने पढ़ा करके तो वीडियो आप लोगों को डाल दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज कराने जा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव इसका जो मनुष्य का पाचन तंत्र का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को कंपटीशन के पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव इसका इम्पोर्टेंट रखता है और बोर्ड में तो आपको आना ही आना है। तो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे और इसको आज हम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आप लोग को इसके आगे हम कराएंगे, फिर दूसरा पार्ट भी इसका डालेंगे और दूसरे पार्ट में भी ऑब्जेक्टिव होगा। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन का डालेंगे, फिर रेस्पिरेशन के बाद आपको हम कराएंगे परिवहन और धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो पोषण में सबसे पहले हमने आप लोग को बताया था पोषण के प्रकार में आप लोग को बताया था स्वपोषण, परपोषण। थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल इसमें बताते जाऊंगी हर टॉपिक के बारे में, ताकि आप लोग का ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो पोषण में हम दो प्रकार बताए थे, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषण। ये हो गया हमारा स्वपोषण। अब हमको करना क्या है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषण हम बता दिए। अब हम बताते हैं परपोषण। परपोषण में तीन बताए थे आप लोग को, एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी समजीवी। तो परजीवी किसे कहेंगे? तो परजीवी हम वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे प्राणी के संपर्क में आ करके अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। और मृतजीवी किसे कहेंगे? तो मृतजीवी वैसे पोषण को कहेंगे जिसमें जीव क्या करते हैं, मरे हुए यानी कि मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मृतजीवी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मृतजीवी, यानी कि दूसरा होगा। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। क्या पूछ रहा है? तो वैसे पौधे जो पोषण के सड़ी गली चीजों पर, यानी कि सड़ी गली चीजों मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। तो सारे टॉपिक को मैंने इसमें बता दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कि स्वपोषी मतलब कौन सा आ गए? पेड़ पौधे आ गए जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये सभी स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो गया इनमें सभी। चौथा। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा है? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का ग्रहण करता है? अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेता है। इस क्वेश्चन को समझिए, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण लेता है? किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा, कुटपादों के द्वारा। इसमें कोई भोजन, जैसे हम जो मनुष्य होते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? मुख के द्वारा। इसमें अमीबा में मुख जैसा कोई संरचना नहीं होती है, वो कुटपादों के द्वारा क्या करता है? अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? किस अंगक में होता है, यानी कि अंग का नाम पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा जो होता है कुटपादों के द्वारा अपना, अभी हमने बताया कुटपादों के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, लेकिन पाचन कहाँ करता है? तो भोजन रसदानी में। भोजन रसदानियाँ जो होती हैं उसमें, उसी में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाते हैं।
तो भोजन का पाचन कहाँ करता है? इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन में, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अंतग्रहण जो करता है कुटपाथ के द्वारा, लेकिन अगर पूछ देता है कि भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, तो भोजन रसधानी में होता है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मुख से लेकर के एनस तक यानी कि मलद्वार तक क्या होता है? आहार नाल होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। तो आंसर हो गया हमारा दूसरा। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? गोबर छत्ता यानी कि मशरूम, सब लोग देखे हैं जानते हैं, में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मशरूम आप लोग जानते हैं कि ये सड़ी गली चीजों पे होता है। तो इसमें क्या हो गया? ये सड़ी गली चीजों वाले को क्या कहते हैं? कैसा पोषण कहते हैं? तो मृतजीवी। अभी सबको हम डिटेल मैंने ऊपर कर दिया है, इसलिए अभी डिटेल नहीं कर रही हूँ। सड़ी गली चीजों पे से जो अपना पोषण प्राप्त करता है या मृतजीवी से, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। तो गोबर छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? तो मृतजीवी होता है। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, लार इसमें किस ग्रंथि का स्राव करता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लार निकलता कहाँ से है। तो लार हमारा कहाँ से निकलेगा? मुख से निकलेगा। मुख में क्या होता है? लार पाया जाता है। तो लार, यहाँ जो लार होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? ये जो मुख होता है उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्रंथि। तो तीनों में से कौन सा ग्रंथि क्या नाम है? जो हमने नाम बताया वो तीनों लार ग्रंथि। तो इसमें यहाँ है पैरोटिड ग्रंथि ही है। ये हमारा मुख गुहा में पाया जाता है, जिससे क्या निकलता है? लार निकलता है इस ग्रंथि से। तो इसका आंसर हो गया हमारा पैरोटिड ग्रंथि पहला। यकृत अलग चीज हो गया। जठर ग्रंथि यानी कि अमाशय में पाया जाता है। ये आंत ग्रंथि आंत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर पहला हो गया पैरोटिड ग्रंथि। मैं सारे क्वेश्चन का डिटेल करते जा रही हूँ, सारे टॉपिक जो जो भी इसमें आ रहे हैं सबका मैं बता रही हूँ, ताकि आपका पूरा चैप्टर का ये रिविजन भी हो जाएगा। मनुष्य के अमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है? यानी कि मनुष्य के जो अमाशय स्टोमक है उससे क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस, जठर रस, आंत रस या टाइलिन। तो आप जानते हैं कि अग्नाशयिक रस अग्नाशय से निकलता है यानी कि पेनक्रियास से, आंत रस आंत से, और टाइलिन कहाँ निकलता है? टाइलिन ये निकलता है लार से। तो हमारा बचा क्या? जठर रस। मनुष्य के अमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। आंसर हो गया इसका दूसरा। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव ये कंपटीशन में पूछता है, वहां ऐसे घुमा के पूछ देता है कि मनुष्य के शरीर से, इस क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल का सिक्रीशन होता है। अमाशय ने देकर के ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल का सिक्रीशन होगा। तो आप यहाँ कंफ्यूजन पड़ जाए कि अरे अम्ल कहाँ से निकलता है मनुष्य के शरीर में? अम्ल तो हानिकारक चीज होता है, लेकिन नहीं, मनुष्य के अमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं उसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसका आंसर हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया हमारा मुख गुहा से ही चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में क्या होता है? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां से लार निकलता है, और लार में होता है हमारा टाइलिन नामक इंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। तो कहाँ से शुरू हो गया? हमारा मुख गुहा से ही चालू हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? यानी कि अमाशय में जो ग्रंथियां पाई जाती है उससे क्या कहते हैं? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। तो इसमें से कौन है चारों में से जो भाग नहीं है? म्यूकस कोशिकाएं भी जठर ग्रंथि में से होती हैं, जाइमोजिन एंजाइम भी, ये कोशिकाएं भी, और अम्लजन भी। ये तीनों क्या है? पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों अमाशय ग्रंथि का ही भाग है। और मूल पित्तवाहिनियां हैं जो अमाशय ग्रंथि का भाग नहीं हो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी माने जिसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, जो मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके जीएस में भी ये पूछता है कि इनमें कौन अवशेषी अंग हैं। तो बच्चों कोलन, रेक्टम और पित्ताशय,
तीनों का हमारे शरीर में काम है। किसका काम नहीं है सिर्फ? तो अपेंडिक्स का हमारे शरीर में काम नहीं है। अब ये अपेंडिक्स जो होता है पाया कहाँ जाता है? तो ये अपेंडिक्स जो है छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के जोड़ पे एक नली होती है जिसे हम कहते हैं, जहाँ छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे हम कहते हैं सिक्कम। और सिक्कम के शीर्ष पर ही क्या होता है? ये एक अंगुली जैसी रचना होती है, छोटी सी अंगुली जैसी एक रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। और यही अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं अवशेषी अंग। तो इसका आंसर हो गया दूसरा, अपेंडिक्स का। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इसका थोड़ा सा ये ऑप्शन कट गया है। इनमें कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका आंसर होगा, देखिए ये दिख रहा है लाइपेज। इसका आंसर होगा लाइपेज। आंसर याद रखिए कि इसका लाइपेज होगा। पहला इसका ऑप्शन हमें लग रहा है कि पेप्सिन है, जो कि पेप्सिन क्या करता है? पहला ऑप्शन है, आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, या मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाता है। इसका दूसरा ऑप्शन है लाइपेज, यही वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तीसरा है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, यानी कि स्टार्च को। चौथा इसका शायद ऑप्शन है इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज भी कार्बोहाइड्रेट पे ही काम करता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मानव को आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो आहार नाल तो अभी हम आप लोग को बता ही दिए कि आहार नाल क्या है। आहार नाल मुंह गुहा से लेकर के एनस तक, यानी मल द्वार तक आहार नाल कहती है, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। उसमें सबसे लंबी क्या होता है? छोटी आंत होता है, क्योंकि अकेले 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई है, लेकिन अकेले छोटी आंत की लंबाई क्या हो गई? 6 मीटर, यानी कि सबसे ज्यादा लंबा ये छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव यानी कि पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अधिक स्राव से हो सकता है? तो ये अमाशय की दीवार से जो घाव यानी कि पेप्टिक अल्सर, तो सबसे पहले समझिए कि अमाशय की दीवार से क्या क्या निकलता है। एक तो अम्ल निकलता है, दूसरा ये म्यूकस निकलता है। तो अम्ल जो निकलता है, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए अमाशय की दीवार को, यानी इससे बचाने के लिए, अम्ल से बचाने के लिए अमाशय की दीवार में कि उसको सुरक्षित रहे, उससे कोई हानि न पहुंचे, उसके लिए क्या निकलता है? हमारे अमाशय में म्यूकस भी निकलता है। तो कभी कभी ये म्यूकस क्या करता है? अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? अमाशय की दीवार को। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अम्ल का स्राव जो होता है ज्यादा होने लगता है और म्यूकस का स्राव क्या होता है? कम होता है। उस स्थिति में अमाशय की दीवार पर छोटे छोटे फफोले आते हैं जिसे हम कहते हैं घाव, वही हमारा होता है पेप्टिक अल्सर। तो ये किसके द्वारा होता है? तो अम्ल के अधिक स्राव के द्वारा। आंसर हो गया हमारा पहला। अगला क्वेश्चन 16, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव्य में। किसमें होते हैं? जीव द्रव्य में। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव, ये कंपटीशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में पाए जाने वाले जैव पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंजाइम। ये भी कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लार रस या लार में पाए जाने वाले इंजाइम का नाम बताएं। तो लार रस या लार, अभी पहले इसके पहले हम समझा दिए हैं कि लार ग्रंथियों से लार निकलता है। उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? ये दीर्घरोम जो है ये छोटी आंत में पाया जाता है। ये इसी को हम रसांकुर भी कहते हैं, इसको विलाई भी कहते हैं। तीनों नाम याद रखेंगे आप लोग। दीर्घरोम के बदला विलाई दे देगा या रसांकुर दे देगा। ये छोटी आंत में, छोटी आंत की दीवारों से लगा होता है, अंगुली की तरह रचना, ऐसे आपको प्रोजेक्शन दिखाई देगा, उसी की तरह रचना होता है। और यहाँ क्या होता है? दीर्घरोम का मुख्य कार्य क्या है? दीर्घरोम का कार्य है भोजन का अवशोषण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखेंगे आप। तो दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। इसका आंसर हो गया तीसरा। प्रोटीन और
इसके यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाइट्रोजन। ये भी आपके कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन में भी आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप परजीवी है? पादप परजीवी, परजीवी दोनों में होते हैं, जंतु में भी होते हैं और पादप में भी होते हैं। तो पादप परजीवी में अमरबेल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अमरबेल। परजीवी का मतलब तो हम आपको समझा ही दिए। तो पादप परजीवी में क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा यहाँ तीसरा, अमरबेल। रेनिन, रेनिन किसका पाचन करता है? रेनिन भी आपने नया नाम सुना होगा, रेनिन। रेनिन जो होता है यह दूध की प्रोटीन, यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? दूध में प्रोटीन पाया जाता है कैसिन, उसको ये पचाने का काम करता है। कौन सा? रेनिन एक एंजाइम है जो दूध की जो प्रोटीन है कैसिन, उसको पचाने का काम करता है। इसका आंसर हो गया तीसरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, ये तो सब जानते हैं आप लोग। इसका आंसर होगा वायरस। जब ये जीवित कोशिकाओं में जाता है, इन्फेक्शन फैलाता है, तो फिर जीवित सजीव का कार्य करता है, अन्यथा ये निर्जीव के रूप में पड़ा रहता है। इसको तो आप सब लोग जानते हैं कि वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। अभी तक इस पर विवाद भी है। अगला क्वेश्चन 24, विषम पोषी जीवों को अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। यानी कि विषम पोषी जो जीव होते हैं वो किस पे आश्रित रहते हैं? अपने उत्तरजीविता के लिए, यानी कि पोषण के लिए। तो किस पे? जो भी विषम पोषी जीव होते हैं हरे स्वपोषी पौधे पे आश्रित होते हैं। किस पे होते हैं? हरे स्वपोषी पौधे पे। यानी कि इसका आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, जल का अवशोषण किस अंग में होता है? तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि छोटी आंत में जो विलाई होता है वहां भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में जो विलाई पाया जाता है, यानी कि रसांकुर या उसी को कहते हैं हम, अभी क्या बताए थे तीसरा नाम उसका? दीर्घरोम। वहां क्या होता है? वहां होता है भोजन का अवशोषण। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अंतर बता दिए आप लोग को। इस तरह से पूरा चैप्टर का आप लोग का रिवीजन हो गया, चूंकि सारे जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सबको हम डिटेल करते जा रहे हैं। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? छोटी आंत की, उसको हम कहते हैं आंतररस या सक्कस इंटेरिकस। देखिए पित्त रस होगा नहीं, जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। अग्नाशयी रस होता है आपको, अग्नाशय से निकलता है। आंत रस या उसी को कहते हैं सक्कस इंटेरिकस, जो कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। यानी कि ये हो गया आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 27, जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? ये भी कंपटीशन वाला आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? तो जंतु के जो शरीर में हमारा ग्लूकोज होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। यानी कि इसका आंसर हो गया दूसरा। तो बच्चों आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद फिर रेस्पिरेशन आपको रेस्पिरेशन का देंगे ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव और पूरा चैप्टर का डिटेल साथ साथ में आप लोग को हम देते जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।